जय हिंद। जैसे कि हम बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, बस 1000 क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेपर वाइज क्वेश्चन को लेंगे। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल 2024 के जो हैं, एसएससी सीजीएल है ना, सीजीएल 2024, सीजीएल 2024 के भी जो अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। इसको हटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको यहाँ। पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक का एक तिहाई भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होता है, जो माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया एक चौथाई पानी बाहर चला जाता है। टंकी को बनने वाला लगने वाला कुल समय बताओ। देखो दोस्त, दो पाइप हैं ए और बी। ए की क्षमता 20 है, बी की क्षमता 30 है। टोटल मैं मान लूँगा तो 60, ए की आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2। ठीक है कि नहीं। मतलब लेकिन जब टैंक एक तिहाई भर जाता है तो एक तिहाई भरना है। एक तिहाई मतलब कितना होगा, 20। अब 20 भरना है कितने से, 5 की क्षमता से कितना लग जाएगा, 5 चौक 20, मतलब 4 घंटे तो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है भाई। अब बोला है तो अब बोला कि लेकिन जब टैंक एक तिहाई भर जाता है तो रिसाव विकसित होता है, जो माध्य दोनों द्वारा आपूर्ति किया गया एक चौथाई पानी बाहर निकाल जाता है। तो टंकी भरने में लगने वाला कुल समय क्या है। अब देखो, अब टंकी बची 40। कितनी बची, 40। अब ये कितना भर रहे थे, 5। लेकिन एक चौथाई क्या होता है, बाहर निकलता है। तो मतलब ये कितनी क्षमता से भर पाएंगे, 3/4। ये 4 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 5 40, 8 चौक 32। तो 32/3, मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 धम 30, 10 सही 2/3 घंटे यहाँ लग गए। अब देखो 10 सही 2/3 घंटे यहाँ लगे और 4 घंटे ये लगे। तो उसने पूछा कुल समय बताओ, तो कुल समय कितना हो गया, 14 सही 2/3 घंटे। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है पाइप क्यू टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि आर 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप को 6 घंटे में एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए डब्ल्यू भी खोल दिया जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। पाइप डब्ल्यू अकेले पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। देखो एक बात को समझो, मैं बोलूँ क्यू और आर, इनकी क्षमताएं अगर मैं मान लूँ तो 180 मान लेता हूँ टोटल, है ना। तो इनकी क्षमता, क्यू की क्षमता कितनी जाएगी, 60 थी 180 और 45 चौको 180। ठीक। अब बोला कि क्यू आर 6 घंटे तक खोले गए। अब 6 घंटे तक जो खोले गए होंगे तो 7 की क्षमता से सही किया है ना मैंने, हाँ ठीक है। तो 7 की क्षमता से 6 7 42 टैंक भर दिया होगा। सही बात है कि नहीं। अब 180 में कितना भर गया, 42, तो बचा कितना, 138। ठीक। जिसके बाद टंकी को खोल करने बाद डब्लू खोला जाता है। आधे स्तर तक निशान तक पहुंचने के लिए 24 घंटे तक और चलाए जाते हैं, और डब्लू अकेले पूरी टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो सीधी बात है कि समझ ना। अब है ना, अब डब्लू भी खोला गया, 6 घंटे बाद डब्लू भी खोल दिया गया होगा। तो 24 घंटे लग गए टंकी को आधा भरने में, आधा 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 तक लाने, आधे आधे का मतलब होता है कि 90 तक लाने में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब एक बात को समझना, अगर मैं ये मान लूँ कि डब्लू चला ही नहीं गया, तो देखो 6 घंटे तो यहाँ भर चुका है और 24 घंटे यहाँ और लगे, तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि क्यू और आर 24 घंटे तक और चले होंगे। जब क्यू आर 24 घंटे तक और चलेंगे तो 24 घंटे में वो कितना भर देंगे, 14 सत्ते 98 होता है, नहीं 4 सत्ते 28, मतलब 2 7 दूनी 14 2 16, 168। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कुल मिला के 168 और भर जाना चाहिए। यानी 42 तो पहले भर चुका था और 168 और भरेगा, तो कितना हो गया, 8 2 10, है ना, 42, 8 2 10, 4 4 10 11, 1 2, मतलब टोटल कितना पानी भरा गया होगा, 210। लेकिन बोला क्या गया है कि टंकी आधी हो गई। आधी का मतलब ये है कि 90 रह गई, 90 रह गई। अगर 90 टंकी रह गई तो इसका मतलब ये है कि कितना पानी था जो डब्लू ने बाहर निकाल दिया। तो डब्लू ने जो पानी बाहर निकाला है, तो आप बोलें सर 120 पानी बाहर निकाला होगा। भाई 120 पानी बाहर निकाला होगा 24 घंटे में, यही तो बात है। नहीं समझे भाई। अगर टोटल घंटे तक ये चलते तो कुल मिला के 210 पानी भर जाना चाहिए था, लेकिन टंकी तो आधी रहेगी 90, मतलब इसने 24 घंटे, डब्ल्यू भी तो चला यहाँ से, तो 24 घंटे में 120 पानी निकाला, मतलब डब्ल्यू की जो क्षमता आ गई 5। अब बस सवाल में कुछ नहीं बचा, मतलब डब्ल्यू अकेले पूरी टाइम कितने खाली कर देगा, तो डब्ल्यू की क्षमता कितनी है, 5।
और 5 क्षमता से 5 दिए 15, 5 31, 36 घंटे लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पाइप ए खाली टैंक को अलग से भरने में पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है, जबकि आउटलेट पाइप सी और बी ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप और ए बी को एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 समय लगता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टैंक 40 घंटे में भर जाता है, तो सी अकेले काम को करते हुए कितने दिनों में कर देगा? देखो क्वेश्चन शानदार है। चलो देखो, यहाँ से मैं बात करूँ पाइप ए और बी की, तो देखो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ए द्वारा जो समय लिया गया है वो 5/4 लिया है, मतलब बी का 5/5, 4, ये 4/5, मतलब बी अगर 5 लेता है तो ये कितना लेता है? 4। और दूसरी कंडीशन बोली है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जितना समय लगाते हैं ना, ये तीनों क्या बोला है, तो खाली टैंक सी को पाइप ए बी सी के साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल ए और बी द्वारा एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 अधिक समय लगता है। यहाँ अधिक बोला है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ए प्लस बी को कितना लगता है? 5 लगता है, तो इनको कितना लगता है? 5 अधिक लगता है, यानी 9 लगता है। अब ये टाइम का रेशियो अगर मैं इनका चेंज करूँ एफिशिएंसी के रेशियो में, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5 और 4, और ऐसे ही सेम नीचे वाले में अगर मैं ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5/4, है ना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की क्षमता एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 9। और यहाँ पर इन दोनों की 5/9 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी कितनी है? 9। तो देखो, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का मान अगर 9 है तो सी की क्या वैल्यू रखोगे कि 5 आ जाए? तो आप बोले सर -4 रख दो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सी की एफिशिएंसी जो आ गई वो -4 है। ठीक है कि नहीं? अब देखो बोला है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 40 घंटे लगते हैं पाइप सी को, तो 40 घंटे लगते हैं पूरी टंकी भरने में। अब देखो तीनों की क्षमता कितनी है? 5। 5 क्षमता से 40 घंटे चलेंगे तो ये टोटल काम आ गया। और हमें निकालना क्या है? सी कितनी देर में खाली करेगा? तो 4 दूनी 40, 5 दूनी 50, तो 50 घंटे लगेंगे सी को खाली कर देने में। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, एक टंकी दो पाइप द्वारा अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा केवल 5/8 पहले वाले पाइप से और 3/5 दूसरे वाले पाइप से प्रभावित होता है। हालांकि रुकावट अचानक हट गई और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई। पूर्ण प्रवाह शुरू में कितना समय लगा? मतलब कुल मिला के बात ये है कि एक टंकी खोली गई, टंकी जैसे ही खोली गई तो उसके अंदर रिसाव हो गया, और रिसाव हुआ तो पूरी क्षमता नहीं गई, पहले वाले की 5/8 थी, दूसरे वाले की 3/5 से जो है पानी जा रहा था। लेकिन लास्ट के 3 मिनट में, 3 मिनट पहले लास्ट के 3 मिनट में, है ना, स्टार्टिंग के नहीं, लास्ट के 3 मिनट में क्या हो गया है कि जो पाइप है वो बिल्कुल जो उसकी जो रिसाव था वो सही हो गया, अब पूरी क्षमता से लगेगा। तो अच्छा, फिर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखा जाता तो आप बोलते हैं कि सर पहले पाइप की क्षमता 8 है, 8 मिनट लगते हैं, दूसरे वाले को लगते हैं 10 मिनट, क्षमता मान लेते हैं 40, तो आएगा 8×5 = 40, 10×4 = 40। ठीक। अच्छा मुझे बताओ कि 3 मिनट में तो पूरी क्षमता से भरा होगा लास्ट के 3 मिनट में, तो आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। तो 5×4 = 27, वैसे 9 की क्षमता से 3 मिनट में अगर पूरा 3 मिनट भर चले होंगे तो 27 भरा होगा, यानी कुल मिला के टोटल 40 थी, 27 भर दिया लास्ट के 3 मिनट में, यानी जो बाकी का समय लगा वो 13 मिनट, 13 टंकी को बनने में लगा, 13 को बनने में लगा। और देखो 13 को बनने में समय जो ऐसा लगा है वो ऐसा लगा है कि पहला जो पाइप है उसका 5/8 जा रहा है, तो बोल सकता हूँ कि 25/8 गया इसका। और दूसरा वाला जो पाइप है उसका 3/5 जा रहा है। दूसरा पाइप कितना कौन सा है? 4 है, तो 4 का 3/5, हाँ, तो 4 दिए 12/5, ये आ गया। अब ये यहाँ से ये टोटल क्षमता आ जाएगी, इनको जोड़ देंगे तो ये टोटल क्षमता से 13 मिनट तक इन लोगों ने भरा है। तो निकाल दो, देखो 25×5 = 125, 12×8 = 96, 6×5 = 11, 9×2 = 11, 1 12, और ये आ गया 221। तो ये आ गया 221, और बटे में कितना? 8×5 = 40, 40 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो गुणा होकर ऊपर आ जाएगा 40। तो देखो 13 से काटो, 13 एकम 13, तो 13×7 = 91, 40/17 आ गया। कितना आ गया? 40/17। तो 17 दूनी 34, तो कितना बचेगा? 6/17। तो इन्हें कुल मिलाकर इतने मिनट तक जो है टंकी के अंदर रुकावट रही, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण प्रवाह नहीं हो पाया। तो 17 2 सही, 6/17 मिनट, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम एक पंखा खरीदा तो उसे 8% की छूट मिलती है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हालांकि वह 3 पंखे खरीदता तो उसे पहले 6%, दूसरे में 10%, तीसरे पर 12% छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई, एक बात को समझो, ये पहली लाइन किसी काम की नहीं है, क्योंकि पहला तो ये बोला है कि अगर एक पंखा खरीदेगा तो 8% मिलेगा, बाकी पे अलग अलग है। अगर 3 खरीदता तो डिस्काउंट अलग अलग है, मतलब 8% का कोई काम नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि और लास्ट में भुगतान कितना किया? 68। मैं मान लेता हूँ तीनों पंखे 100 रुपये की थी। अगर पहले पर 6% का डिस्काउंट मिला, मतलब 94 रुपये दिए पहले पंखे के। दूसरे पर 12 मिला तो इसका मतलब 88 रुपये दिए दूसरे पंखे के। तीसरे वाले पर दूसरे वाले में 10 मिले, 10% छूट, मतलब तीसरे वाले के केवल 90 रुपये देने पड़े। तो 8 4 12, 9 9 18, 18 9 27, नहीं 272 रुपये। यानी हमारे हिसाब से कितने रुपये देने पड़ेंगे? 272, लेकिन उसके हिसाब से कितने दिए? 6800। और गुणा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। एक पंखे का पंखे तो मूल्य चाहिए ना। अगर 3 का चाहिए तो 300 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 100 100 300 हो जाते हैं। देखो 17 चौक 68 दिखाई दे रहा है मुझे, तो बस 17 चौक 68 और 17 एकम 17। ठीक है, तो 17 चौक और 17 एकम 17, 17 17 छक्के 102। ठीक है, 4 चौक 16, नहीं 4 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 2 से काटूंगा 25 बार, 25 के आगे 2 जीरो लगा दो, 2500 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत 69 है, 2 चॉकलेट 3 कप की कीमत 127 है, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कप की कीमत 229 रुपये है, 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप की कुल लागत ज्ञात करें। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। देखो इसको करते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ पहले ढंग से। देखो जी, देखो सोच ले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक्स मान के ही करना पड़ेगा, थोड़ा सही रहेगा बस। बिस्कुट को एक्स, चॉकलेट को वाई, और इसको, और जो एक कॉफ़ी है इसको जेड मान लेते हैं बस। अपना अपना तरीका करने का। तो मैं बोलूँगा कि 2x प्लस वाई की जो कीमत है वो 69 रुपये है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि 2y प्लस 3z की जो कीमत है वो 127 रुपये है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि 3x प्लस 4y प्लस 2c की जो कीमत है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो कीमत है 229 रुपये है। ठीक है, 3 इक्वेशन अपने पास बन गई। देखो, क्लास में आके क्वेश्चन को सॉल्व करवाना और पेपर में ये क्वेश्चन अगर सामने आता तो इसमें फ़र्क होता है ना। और अगर पेपर में आता तो भाई यही तरीका सामने आएगा, और कोई तरीका सामने आएगा भी नहीं, है ना। तो देखो, पहले क्या करो, तीनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 5x प्लस वाई, एक वाई ये रहा, 2 3 और 7 7y प्लस 3z और 2z कितना हो गया? ये z है, तो ये हो गया 5z। तो इसको मिला कर जाएंगे कितना? 9 7 16, 16 और 9 25, असलाई 2, 6 2 8, 8 8 2 10, 10 10 2 12, असलाई 1 2 1 3 1 425। मतलब इन तीनों की जो कीमत आ गई, इसकी जो कीमत आ गई वो 425 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, अब बताओ। अब देखो, एक काम कर सकते हैं कि हम एक की वैल्यू तो निकाल सकते हैं एक एक तरीके से। कैसे? अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बहुत। देखो, अब इन दो इक्वेशन की सहायता से अपन एक वेरिएबल गायब कर देंगे। एक वेरिएबल गायब कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखो कैसे, मैं ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में 5 से करो, नीचे वाले में 3 से करता हूँ, तो आ जाएगा 15x। ठीक है, प्लस 5 को 20y प्लस 5 दूनी 10z, और यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 22 पंचे कितना होता है? ये 22 पंचे 5 दूनी, अरे यार 5 दूनी 10, याद भी नहीं आ रहा। 20 पंचे 100 और 5 नम 45, तो हो जाएगा 1145। कितना आ रहा है? 1145 टोटल। ठीक, यहाँ आएगा 1145। और ऐसे ही इसको देखेंगे तो 15x प्लस 7 21y प्लस 5 15z, 15z, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1200 और 25 से 75, यानी 1275। यानी मैं बोल सकता हूँ कि दो, इस वाली में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस पे ध्यान मत देना, है ना, क्योंकि आंसर निकालना है।
तो यहाँ से मैं इस वाली में से वो नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर बचेगा वाई, यहाँ बचेगा +5z, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 130 रुपये। बस अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल आ गए बराबर। देखो अब एक बात को यहाँ समझना ध्यान से बहुत, कि ये इक्वेशन वाई चौथी पाँचवीं जो भी है, अब इसको ये वाई और जेड वाली इक्वेशन पकड़ो तो ये रही है अपने पास। तो मैं इसको लिख दूँगा 2y + 3z, इसकी कीमत है 127 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ से वाई को बराबर कर लेता हूँ, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2y, ये 10z हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26, 260 ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो इसको, तो यहाँ से वाई से वाई चला गया, तो ये आ गया 7z। यहाँ से 260 माइनस करेंगे तो 10 में 7 गए 3, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 2 और 2 में से 1 गया 100, और यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 में 63, तो जेड की वैल्यू आ गई 19। बस यहाँ से जैसे ही एक वैल्यू निकलना स्टार्ट होती है, इसके बाद अब सारी वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, अब जेड आ गया 19। ठीक है, अब देखो जैसे ही जेड 19 आया, तो 19 थी 57, 57 इसमें से माइनस करेंगे तो 70, और 2y की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 35, यानी y आ गया 35। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। अब जैसे ही y की वैल्यू 35, तो 35 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और 34, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 17। x की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। अब बस बोला है कि 5 5 5 की वैल्यू में निकालो, तो मुझे 5x + 5y + 5z की जो है वैल्यू चाहिए, तो मैं 5 कॉमन लूँगा और इन दोनों को जोड़ दूँगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया। देखो मुझे 5x + 5z + 5y की कीमत चाहिए टोटल, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ x + y + z होगा, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखो 7 5 12, 12 9 कितना होता है 21। ठीक है, हासिल आई 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7, तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 355 रुपये। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ठीक है। और इक्वेशन वाला सवाल कुछ टाइम तो लगेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि संडी ने उल्टा सीधा नाम नहीं ले जाए, लेकिन संडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे और खरीद के लिए 447 का भुगतान किया। नीचे दिए गया कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से असंगत है, जिसके कारण दोनों फलों का कोई संभावित कीमत नहीं है। देखो जरा, मतलब कुल मिला क्वेश्चन ये है कि कौन सी इसका पूछा भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो देखो मैं पहले इनको 15x + 12y = 447, 3 से कट रहा है कि 7 4 4 8 8 7 15 कट रहा है, तो मैंने काटा तो 5x + 3 चौक 12y बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 7, 149। तो ये वैल्यू है ना। अब देखो पहले की मैं बात करूँ तो इसका 5 गुना हो रहा है 5 25, और इसका हो रहा है 5 25 और 4 पंचे 20, तो इसका भी 5 गुना होना चाहिए, क्योंकि देखो 5 4 पंचे 20, इसका भी 5 गुना होना चाहिए। तो इसका 5 गुना कितना 14 5 70, 5 9 45, 70 पंचे बिल्कुल हो सकता है, ये तो हो सकता है। ठीक है, मतलब रेशियो दिया है कि रेशियो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मतलब कि काटने पर यही रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वही बात है। अब देखो पहला तो हो सकता है, दूसरे की देखें। दूसरा है 10 एप्पल, अरे यार वो काट दी मैंने, तो क्या थी 5 15, 5x + 3 चौक 12 y बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 9 27 50। ठीक है, अब देखो ये कितना लिखा है, दो गुना लिख रहा है, इसका तो 2 गुना हो रहा है, लेकिन 13 नहीं बैठ रहा। तो ये हो सकता है नहीं हो सकता है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको भी छोड़ के चलूँगा। ठीक है, और लिखा है 12 और 8, तो इसको काटूंगा, ये 12 और 8 अभी नहीं बनेगा, ये भी इसको भी मैं देख के चलूँगा, रुक जाओ। ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरे वाले को चेक करता हूँ। तीसरा है, अब देखो ये आएगा 5 7 35 और 4 7 28, तो इसका भी जो है 7 गुना होना चाहिए। तो 14 7 98, 9 7 से ये, और 7 में 63, तो 3 8 6 14, 9 1 10, यानी 10 43 होना चाहिए कीमत, जो कि 1029 है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये इसमें मैं कंफर्म हूँ। बाकी इन दोनों पर मैं कंफर्म नहीं था। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले पर कंफर्म हूँ, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 1043 आना चाहिए, जबकि यहाँ 1029 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है दोस्त, यही आपका आंसर है। लगा एक दुकानदार 3 किलो वजन में 100 ग्राम का दूध है,
उसने चारू को 2 स्पून वजन का उपयोग करते हुए 46 रुपये में 3 किलो आलू बेच दिए। विक्रेता के लिए आलू का लागत मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो उसने आलू पर कितना लाभ कमाया? देखो भैया, विक्रेता एक किलो आलू 12 खरीद के लाया, तो मतलब 3 किलो की कीमत, उसके लिए 3 किलो की कीमत कितनी होगी? 36 रुपये। ठीक है भाई, 3 किलो कितने का पड़ा उसे? 36 रुपये का। उसने बेचा कितने का? 46 रुपये का। मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि 10 रुपये का लाभ तो यहीं कमा लिया इसने। ठीक है, अगर वो कुछ कोई नौटंकी नहीं करता फिर भी, है कि नहीं? लेकिन अब हुआ क्या है, उसने बोला कि 3 किलो में 100 ग्राम वजन का 100 ग्राम वजन कम दिया है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से 3,000 किलोग्राम को मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, तो 3,000 ग्राम कितने का था? आप बोलो सर 36 रुपये का था। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 ग्राम कितने का पड़ेगा, सॉरी कितने ग्राम चाहिए, 100 ग्राम कितने का पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म कर दो, तो 3 हम 30, 3 6, नहीं बोलूँगा 1.2 रुपये का। तो भैया 1.2 रुपये का प्रॉफिट तो यहाँ से भी कमाएगा कि नहीं कमाएगा? क्योंकि 100 ग्राम जो कम दिया है वो तो उसका प्रॉफिट ही। तो 100 ग्राम कीमत कितनी? 1.2 यहाँ से कमाए, 10 यहाँ से कमाए, तो टोटल 11.2 रुपये का प्रॉफिट ले गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देते हुए 20 किलो में कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 दे दिए। यदि विक्रेता ने कुकीज़ 76 रुपये में खरीदा तो लाभ क्या है? देखो बात ये है, पहले से निकालने हैं अपन को। मुझे बता दो क्या 95 दी, कुकीज़ 76 रुपये में खरीदी थी। अगर 20 देखो दोस्त, अगर मैं एक बात को बोलूँ कि अगर वो दुकानदार ईमानदार होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो वो तब भी अगर पूरा सामान दे रहा होता तब भी 76 रुपये की चीज़ को उसने कितने में दिया? सॉरी 95 रुपये में। 76 की चीज़ कितने में दी? 95, यानी कितने का प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से उसने? 19 रुपये का कमा लिया। ये तो उसका प्रॉफिट अलग से है। अगर वो कुछ भी नहीं करता तो अभी उसको 19 रुपये मिलते, लेकिन भलाई का ज़माना नहीं है। उसने क्या किया, 19 रुपये 19 कुकीज़ दी, मतलब एक कुकीज़ की जो कीमत है वो भी उसके प्रॉफिट में ही जाएगी। अब मुझे बताओ 76 रुपये थे, 76 रुपये में 20 कुकीज़ आई, अगर एक की कीमत निकालेंगे तो 1 रुपये की कुकीज़ की कीमत कितनी जाएगी? यहाँ से काटेंगे तो 2 3 6, 2 8 16, यानी 3.8 रुपये। नहीं, एक कुकीज़ की कीमत कितनी है? 3.8। ये एक कुकीज़ उसने नहीं दी, मतलब 3.8 रुपये उसके और बच गए। तो 19 और 3 कितना हुआ? 22.8 रुपये। खत्म आपका सवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देते हुए 20, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटे, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। बोला है रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, उत्पन्न बिल 5480 का था। उन्होंने 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा जिसका मूल्य 9800 था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों को भुगतान कर दिया और कुल राशि नकद के भुगतान कर दी। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदारी के समय नकद किए गए भुगतान पर 5% की छूट योजना देता है, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की कुल राशि क्या है? देखो ये लास्ट डिजिट तो सेम है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट ने वो अलग अलग है। सॉरी, इसके सेम हो गए, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट लेके काम कर सकता हूँ, है ना? अच्छा देखो, 2 से भी आंसर निकल जाए, शायद इन दोनों में से कोई हो। तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि 19 नवंबर को जो सामान खरीदा है वो कितने का है? 5480 का। और जिस समय खरीदा उस पर छूट कितनी है? 5% की छूट है। यानी ये सामान कितने में बेचा गया होगा? 19/20 में। समझ में आ रहा है? अगर नगद भुगतान पर कोई नगद भुगतान करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी। सीधा हो जाए भाई। ठीक है, तो 2 काट दूंगा उसको, 0 से 0, उन 2 से काटूंगा इसको, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 19 चौको 76, है ना? 19 चौको 76, हंसलाई 1, और 19 सत्ते 133 और 134। ये मेरे लास्ट के 46 डेट आ रहे हैं। मैं आगे सॉल्व कर लूँगा अगर मुझे दिक्कत आएगी तो। अभी मैं इसको देखता हूँ। बोला है कि जो 10 दिन के भीतर किया, 10 दिन के भीतर कौन सा था? 10 दिन के भीतर था 9800 रुपये। तो 9800 रुपये पर उसको कितने का प्रॉफिट मिलेगा भैया? केवल 2% का, यानी 2% का प्रॉफिट मिलेगा। तो कितने में बेचेगा? 49 बटे कितने में? 50 में। बोलो हाँ क्या ना सर? बिल्कुल सही बात है। तो 0 से 0 काटो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 कम 5, 4 बचे, 5 9 45, 5 36। ठीक है, अब बताओ 9 से करते हैं तो
6 में 54, हसलाई 5, फिर 9 में 81। अब देखो वो मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, मैं अपने तरीके से करता हूँ। 6 में 54, हसलाई 5 और 9 में 81, 81 और 5 कितना होता है 86, 86 हो गया ये। और 4 6 24 और माना 9 में 81, हाँ 86 और 4 6 24, तो 24 और जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 2 10, 11 110। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 110 और आ जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर मैं जोड़ के देखूँगा मेरा आंसर आ जाए तो 6 4 10, ठीक है, और 5 50, लास्ट में आ रहा है 50। लास्ट में आते ही फंस जाएंगे हम, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो जो है पूरी कैलकुलेशन जो है दोबारा करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लास्ट के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे और क्या। अभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना। 1975 असलाई 7, 1933 133, 1975 7, 1933 133 7 कितना होता है 133 7 140, ठीक है। मैं गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ मुझे लग रहा है गलती कर दी। देखना 19 चौको 76 असलाई 7, 19 सत्ते 133 7 140 होता है यार। 140 मतलब 06 आना चाहिए यहाँ पर। अब 06 आएगा, देखो 04 06 6 4 10, 6 4 10, यहाँ 1 आएगा, लास्ट में 10 आएगा। लास्ट में कितना आएगा 10, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ गलती कर दी, लास्ट में 10 आ रहा है, ये आपका आंसर है पक्का, ठीक है। दो लास्ट के 2 डिजिट से काम हो गया। थोड़ी सी ऊपर दफड़ी हो गई है, देख लेने एक बार दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला, यदि कोई दुकानदार 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बेचता है, 12% लाभ कमाता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का एक भाग खराब हो जाता है। अब 5% लाभ पाने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखो 12% का लाभ कमाता है कितने पर 44.8 पर। मैं बोल सकता हूँ 112 की जो कीमत है वो है 44.8, तो काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है पूरा पूरा। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1 पॉइंट से ये 0 चढ़ जाएगा, ये 4 बार गया, 4 दूनी 40, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 40 रुपये कीमत है। कीमत कितनी है 40 रुपये। बोला एक पानी के कारण 1/5 भाग भाग जा खराब हो जाता है। तो अगर मुझे टोटल तो पता नहीं है तो मैं रेशियो को इसका सहारा लूँगा। मैं मान लेता हूँ कि नीचे वाला 5 मेरे पास टोटल है, तो 200 रुपये का है मेरा माल, 200 रुपये का था। अब 1 बह गया, 1 बह गया तो मेरे पास कितना बचेगा 4। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है 5% का। 5% लाभ, इसका मतलब इसका 5% कितना होता है 5 दूनी 10, 10 रुपये में 210 में बेचना है मुझे। अब 210 में अगर बेचना है कितना 4 किलो, तो कीमत निकाल लो कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20, एक हो जाएगा 4 दूनी 8, 52.5 है कहीं 52.5, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है यार। एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उस दर पर खरीद नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक कीमत में परिवर्तन ज्ञात करें। 20% आंसर। देखो कैसे, मुझे पता है कि 10 रुपये की चीज़ को कितने में दे रहा है 7.2 में। देखिए आंसर गलत नहीं हो जाए मज़े मज़े में। लेकिन 1000 रुपये का सामान लिया है और दिया कितना है उसको, केवल 900। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 एकम 10, सॉरी 10/9 यहाँ से बचेगा। अब 1 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये आ गया 0, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ऊपर बचा 4, नीचे बचा 5। ये 5 की चीज़ 4 में बेची तो कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पर 5 पर, तो कितना आता है 20%। राइट, क्वेश्चन आंसर याद था बस, और कोई बात नहीं है ना। मतलब एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर पर नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये किलोग्राम है। इसे संतुष्ट नहीं होने पर वो 200 किलोग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट, अरे दो ही सेम क्वेश्चन है यार। देखो 1000 ग्राम लाता, 1000 ग्राम देता, सब कुछ सेम है, क्योंकि 25 में बेच रहा 25 में ला रहा। 1000 ग्राम लाता, 1000 ग्राम बेच देता, कुछ नहीं होता। लेकिन दिया कितना है, केवल 800 ग्राम दिया है। तो 4 और 5, 4 पर 1 का लाभ कितना होता है 25%। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।